अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर अली कीदमन टीवी की तरफ से आपके साथ, अवाम के साथ, अवाम की अदालत में, अवाम की बात। नाज़रीन, चाइना, ईरान, उज़्बेकिस्तान, रशिया, इनके इंटेलिजेंस सरबराहान की मीटिंग पाकिस्तान में हुई और पाकिस्तान के डीजी आईएसआई जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ, और ये सारे सरबराहान पाकिस्तान में इकट्ठे हुए। और क्यों हुए, इनकी मीटिंग का करने का मकसद क्या था? नाज़रीन, ये कड़िए या ये चीज़ें बहुत पीछे तक जाती हैं। इनकी सारी जो हिस्ट्री कम से कम 20 साल पीछे तक जाती है। मैं हालांकि ये कड़ियों से कड़िए 40 साल पीछे तक मिला सकता हूँ। या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी सलाहियत या अल्लाह ताला का दिया और नॉलेज इतना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस साथ साथ कि मैं 40-45 साल पीछे तक हिस्ट्री कुरैत के उसको कड़ियों से कड़िए मिला के आपके चैनल पेश करता हूँ। मगर ये हम ज़रूरी समझते हैं कि बात ज़्यादा लंबी ना हो और बात को मुख्तसर रखा जाए। आई विल ट्राई टू कीप इट वेरी शॉर्ट जस्ट टू मेक श्योर एवरीबडी अंडरस्टैंड कि थोड़ी सी बात में सारे लोग बात समझ आए। नाज़रीन, आपको याद होगा 2011, 2012, 2013 ऑल द वे अप टू 2016-17 तक आईसिस ने सर उठाया था इराक और सीरिया में। ये इन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया था जी, हम इस्लाम के जो हैं वो इस्लामिक रियासत बना रहे हैं और उसमें हमारा एक खलीफा साहब है, उनको अबू बकर के नाम से उन्होंने एक खलीफा भी इंट्रोड्यूस करवाया था। और इराक में बड़ी तेज़ी से उन्होंने अपना होल्ड करना शुरू कर दिया था, बड़े बड़े हुकूमतों को भगाना शुरू कर दिया था। उधर से वो घुस गए सीरिया में। जब सीरिया में घुसे तो उधर से राका, उनका एक शहर है, बहुत बड़ा, बहुत तारीखी शहर है। नाज़रीन, राका के साथ बहुत बड़ी तारीख जुड़ी हुई है। अगर हम उस तारीख को दोहराना पढ़ के सुनाना शुरू कर दें या बताना शुरू कर दें तो अगले शायद 8-10 घंटे इस यहीं पे बीत जाए। लिहाजा मैं डॉक्टर अली कीदमन टीवी की तरफ से ये पूरी कोशिश में जुटा पड़ा हूं कि आपको वो मुकम्मल मालूमात प्रोवाइड करूं जो कोई मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल या कोई दुनिया के यूट्यूबर प्रोवाइड करने से कासिर है। वो क्यों? क्योंकि उनके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है। आई हैव गॉट द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। मुझे ना सिर्फ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है बल्कि आई हैव स्पेंड लॉन्ग टाइम विद दोज सॉर्ट ऑफ पीपल, उनके साथ बड़ा टाइम गुजरा और ऐसे ममालिक में बहुत टाइम गुजरा है कि जो जिनके हाथ में ऐसे लोगों की बागदौड़ होती है या जो ऐसी कार्रवाइयों को कंट्रोल करते हैं या करने की कोशिश में जुटे पड़े हैं पिछले कई दहाइयों से या कई सदियों से। ओके, लेट्स नॉट लूज द सब्जेक्ट। वो ये कि ये जो सरबराहान, इंटेलिजेंस के सरबराहान ईरान, चाइना, रशिया और उज़्बेकिस्तान, ये पाकिस्तान आए, इनके सरबराहान खुफिया सर्विसेज के, और इन्होंने पाकिस्तान की खुफिया सर्विस आईएसआई के सरबराह के साथ मुलाकात की और उसमें क्या बातें डिस्कस की होंगी या वो क्या मकसद था इनका उस चीज़ के ऊपर इतनी जल्दी एक हंगामी मीटिंग कॉल करने का या इकट्ठे होने का, वो सारा इस बात को समझने के लिए नाज़रीन ये 20 साल पीछे जाना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा बड़ी तवज्जो तलब बात है वो इसलिए कि काश तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। नाज़रीन, राका में जब उन्होंने स्ट्रॉन्ग होल्ड किया आईसिस ने, तो इस्लामिक स्टेट उन्होंने अपना नाम रखा था, ब्लैक कलर के फ्लैग थे, कलमा लिखा था उसके ऊपर। ये अभी रिसेंटली हुआ है सब कुछ, तकरीबन पिछले 8-9 साल के अंदर, इसलिए कोई इतनी बड़ी पुरानी बात नहीं है। मगर वो कहते हैं ना कि देखने वाले ये भी गज़ब की निगाह रखते हैं, या वो लोग जो इन चीज़ों को समझते हैं और वो पिछले कई सालों से, कई दहाइयों से ये खबरें या ऐसी खबरों के पीछे पड़े रहते हैं या इनमें इंटरेस्ट लेते आए हैं शुरू से। और ये तो मेरे डीएनए में आई है नाज़रीन, मेरे वालिद साहब की तरफ से मुझे ये चीज़ मिली है। ओके, लेट्स नॉट लूज द सब्जेक्ट। वो ये कि जब आईसिस घुसी उधर सीरिया में तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आया। बशर अल असद जो प्रेसिडेंट है उनका, जिसकी पैदाइश नाज़रीन मैं वो भी बताता चलूँ, 11 सितंबर 1965 को बशर अल असद पैदा हुआ। इसके वालिद साहब भी वहाँ पे एक पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी बाथ। ये वो बाथ नहीं जिसमें शावर लेते हैं या बाथ लेते हैं, ये पार्टी है BAATH, बाथ इसको कहते हैं, बाथ ऐसे करके बोलते हैं इसको। बाथ पार्टी का वो सदर था और वो बादशाह बन गया सीरिया में। और उसके बाद फिर जब वो उसकी डेथ हुई है, बशर अल असद उसके तकरीबन 35 साल के थे, 21-22 साल पहले की बात है नाज़रीन। ये सन 2000 में 14 जून 2000 में इसने वो बागडोर संभाली सीरिया की, यानी कि उस वक्त तकरीबन 34-35 साल इसकी उम्र थी। आप अंदाज़ा करें ये अब 56 ईयर्स ओल्ड है। ओके, वी आर गोइंग टू कम बैक टू आवर ओरिजिनल टॉपिक। वो ये कि बशर अल असद को तो पड़ गए पिसू, पंजाबी कहते हैं ना इन्हों पै गए पिसू, कि भी मेरी हुकूमत ना चली जाए, चाहे अवाम मरती है मर जाए, दुनिया मरती है मर जाए, जो होता है हो जाए। इसकी अवाम बेचारी, वो चारों ने चार क्या करते, उनको भी कोई पता नहीं चल रहा था हो क्या रहा है। उधर से आईसिस उनको कंट्रोल करने की कोशिश पूरी कर रहा था, उधर से बशर अल असद की जो फोर्सेस थी वो उनको भगाने की कोशिश में थी, उधर से एरियल बम यानी कि
हवा ऊपर कॉर्पोरेट बॉम्बिंग जिसे कहते हैं जहाज़ों के जरिए बम गिराना शुरू कर दिए अमेरिका ने बशर अल असद की परमिशन हासिल करने के बाद कि बशर अल असद ने कहा जी कि मेरी हुकूमत बचाएं, मेरी आवाम बचाएं, ये बंदे कहाँ से आ गए हैं, ये मेरे मुल्क पे कब्जा करने आ गए। इराक पे तो ऑलमोस्ट लोग काबूज हो चुके थे, अब ये सीरिया को भी कब्जा करने के लिए आए हैं। और नाज़रीन अवाम को यही बताता रहा कि जी मैं सीरिया में हूँ, हालांकि ये उससे रशिया में बैठा हुआ था। जी जनाब। और ये बाद में फिर अवाम को 1.5-2 साल बाद 2018 में इन चीज़ों का पता चला, जो कि मुझे डॉक्टर अली की खिदमत टीवी की तरफ से नाज़रीन मुझे 5-6 साल पहले इन चीज़ों का पता था, और हम तो वो कवरेज कर रहे थे सारी ऑन द ग्राउंड। तो बात यह है कि बशर अल असद भागा और रशिया चला गया, उधर से अमेरिका से उसने हेल्प मांगी कि जी ये इन लोगों से मेरी जान छुड़ाएं। तो अमेरिका वालों को भी खतरा पड़ा हुआ था, जैसे अफगानिस्तान में घुसे हुए थे, वो अफगानिस्तान में लड़ रहे थे, उधर से वो इराक में उन्होंने उनको मार पिटना शुरू की थी। इराक से तो वो भागे, फिर तकरीबन 2014 में उन्होंने निकाल ली थी फौजें सारी की सारी। 76 मुल्कों ने हिस्सा लिया था नाज़रीन, यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस थी 76 मुल्कों की फौजें जो अमेरिका का साथ दे रही थी इराक में भी और अफगानिस्तान में भी। वो सारी की सारी इराक से तो पहले भागी, क्योंकि वहाँ पे अवाम भी उनके खिलाफ हो गई थी। और अवाम इसलिए खिलाफ हुई थी क्योंकि वो जब अमेरिका का साथ देने वाली जो फौजें थी 76 मुल्कों की, वो अवाम पे बम गिरा रहे थे, और इतना गिरा रहे थे कि 15 लाख, ये अभी इसके नंबर्स जो हैं इसका तयन नहीं हुआ, कोई कह रहा 6 लाख, कोई कहता 5 लाख, कोई कहता 8 लाख, कहीं एक स्टैटिस्टिक्स जो है लिखी हुई है 15 लाख के करीब मासूम शहरी मारे गए थे, हलाक हुए थे या शहीद हुए, यूँ कह लें कि उसके बाद अवाम खिलाफ हो गई इनके। अवाम भी सड़कों पर निकल आई और अवाम ने भी वो जो जितने भी दहशत पसंद नासर थे उनका साथ देना शुरू किया। ना सिर्फ साथ देना शुरू किया बल्कि उन्होंने ये जितनी भी फोर्सेस थी इनके ऊपर खुद को हमले करने शुरू कर दिए, और ये बुगलाहट का शिकार हो गए सारे कि ये क्या हो गया। फिर उन्होंने एक टेम्पररी हुकूमत वहाँ पे बनाई, और हुकूमत कायम करने के बाद ये निकल ली है वहाँ से। जब वहाँ से निकली है तो आईसिस ने वहाँ पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया, और जब वो सीरिया की तरफ आए, राका तक पहुँचे हैं, तो बशर अल असद ने मदद मांगी उनसे कि वो ये बचाओ मुझे या मेरी सल्तनत को बचाओ। तो इस सारे चक्कर में नाज़रीन अवाम पिस गई। अब तकरीबन इस वक्त मौजूदा हालात पिछले 4 साल से 2016-2017 से लेके अब तक 5 साल तकरीबन होने को आए, वो रेफ्यूजी कैंप्स में पड़े हुए लोग। जॉर्डन सबसे ज़्यादा बेचारा पिस गया, इनके साथ नेबरिंग कंट्री है जॉर्डन। सीरिया से लोग माइग्रेट करके ये जंग से मुतासरीन जिसको कहते हैं जॉर्डन गए। जॉर्डन की अपनी आबादी इतनी नहीं थी, तकरीबन अगर उनकी 25 लाख आबादी थी तो 10 लाख के करीब वहाँ पे माइग्रेंट चले गए। यानी कि फिर वो बेचारे क्या करते, उनकी इकॉनमी इतनी बड़ी नहीं थी, वो थोड़ा बहुत ऑयल है या टूरिज्म है जिससे वो बेचारे गुजारा करते थे। फिर उन्होंने यूनाइटेड नेशन से रिक्वेस्ट की कि हमें हेल्प की जाए फाइनेंशियली, माली तौर पे, ताकि हम इनको फीड कर सके, इनको खिला सके या इनकी मेडिसिन वगैरह या इनका कोई ख्याल कर सके। तो उन्होंने एक खसूसी पैकेज इनके लिए मुख्तस किया जो कि अभी तक उनको एड जा रही है। वो लोग अभी भी खैमों में पड़े हुए नाज़रीन, जंग से मुतासरीन जो सीरियन और इराकी थे। और इसके साथ साथ बिल्कुल साथ नेबरिंग कंट्री है तुर्की में तो बहुत ज़्यादा लोग वहाँ से जंग से मुतासरीन इराकी और स्पेशली सीरियन बेचारे वो गए, और तुर्की ने उनको भी पनाह दी, और वो भी लाखों की तादाद में नाज़रीन। वो तो बड़ा हौसला उनका, बड़ा ज़र्फ है। ये इसी तरह जैसे अफगानिस्तान में जंग छिड़ी थी पिछले 20 साल से, 30 लाख से ज़्यादा महाजरीन जंग से मुतासरीन पाकिस्तान आए बेचारे। अफगानी जो थे, पाकिस्तानियों के दिल बहुत बड़े और बड़े ज़र्फ का मुजाहरा करते हुए इनको वेलकम किया, और इनका अभी तक ख्याल कर रहे हैं, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट कर रही है। अब इनकी कोशिश है कि जितने भी ये मुतासरीन हैं, जंग से मुतासरीन अफगानी हैं, चाहे वो सीरियन थे चाहे वो इराकी है, वो अपने अपने मुल्कों में वापस आए, जिन जिन मुल्कों में वो पड़े हुए हैं रेफ्यूजी कैंप में। ओके, वी आर नॉट गोइंग टू लूज द सब्जेक्ट, वी विल कम बैक टू आवर ओरिजिनल टॉपिक अगेन। वो ये कि नाज़रीन मैं डॉक्टर अली की खिदमत टीवी की तरफ से वो मालूमात आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं पिछले 7-8 मिनट से, कि जो आपको कोई मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं चैलेंज करता हूं इस बात, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया या यूट्यूबर ये इस किस्म की मालूमात आपको हरगिज प्रोवाइड नहीं करेगा। यू नो व्हाई? आई एम नॉट लाइक वन ऑफ दोज पीपल कि माइक पकड़ा हुआ है और चले गए जी अब सब कुछ ठीक हो गया, आप बताएं आप क्या चाह रहे हैं। ना, I don't do that. And I ain't gonna do that, man. I'll give you the proper information, the information you've been craving for. वो information, वो मालूमात जो आप पिछले कई सालों से या कई दहाइयों से जिसकी तलाश में थे, वो मैं डॉक्टर अली की खिदमत टीवी की तरफ से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ पिछले 4-5 महीनों से। और अल्लाह ज़िंदगी रखे, आप लोगों की दुआएं साथ रही और करता भी रहूँगा इंशाल्लाह ताला। और नाज़रीन वापस अपने मौजू की तरफ आते हैं, वो ये कि जब ये सरबराहान आए खुफिया एजेंसीज के, ईरान, चाइना, रशिया, उज़्बेकिस्तान, ये 1-2 दिन पहले की बात है, वहाँ पाकिस्तान में इनकी मीटिंग हुई, खुफिया मीटिंग। वो इसलिए नाज़रीन, वो इंग्लिश में कहते हैं ना, इफ़ यू मेक फ्रेंड विद द बैड पीपल
द पीपल हु गॉट इन द पावर, पीपल विल फियर ऑफ यू। कि जो शख्स बहुत बड़ी ताकत रखता है या बहुत ज़्यादा बदमाश टाइप का है या जो भी कह लें उसको, अगर आप उसके साथ यारी दोस्ती लगाते हैं, उसके साथ उठना बैठना हो जाता है, तो बड़ी बड़ी ताकतें, बड़े बड़े लोग जो आपसे फिर खौफजदा होना शुरू होते हैं, डरते हैं। यही बात ये ईरान या नाज़रीन, आप हमारे अफगानिस्तान सिचुएशन पे मेरे डॉक्टर अली के हकीकत टीवी की तरफ से आपके साथ जो मैंने शेयर किए हैं, पार्ट 1 अफगानिस्तान की सिचुएशन के मुतालिक, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6, ये 6 पार्ट्स अगर आप मेरे वॉच कर ले हकीकत टीवी की तरफ से अफगानिस्तान की सिचुएशन पे, 6 के 6 पार्ट्स जो मैंने एक्सक्लूसिवली आपके लिए बनाए हैं, वो इंफॉर्मेशन उसमें दी है, वो मालूमात प्रोवाइड की है जो कभी भी किसी ने भी, किसी की हिम्मत नहीं आज तक। और हिम्मत क्या होगी, ऐसी कोई इतना इल्म या इतना नॉलेज उनके पास होगा तो वो बताएंगे। इधर से गूगल से पढ़ के आपको खबरें सुनाते हैं, या फिर वो एक चैनल वाला उस चैनल की खबरें देख के दूसरे चैनल पे बैठ के पढ़ के सुना देता है, और या फिर वो किसी के चैनल पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे आके बड़ा ऐसा टेंशन लगा के और बड़े ये नाजरीन भी हम आपको बताएंगे कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है। और जिस तरह हामिद मीर ने किया था, अब उसकी भी मिट्टी पलीद हो गई है। वो बड़ा अपने आप को चैंपियन समझ रहा था कि जी मैंने बिन लादेन का इंटरव्यू किया है और उसमें जी उसी वजह से तो मशहूर हुआ था। अब और ये तीसरे जितने भी चापलोसी हैं, टीसी करने वाले बड़े बड़े, ये अपने आप को बड़ा एंकर समझते हैं। आई रियली डोंट गिव अ डैम। मैं इनको तो आई डोंट इवन रेट देम। मैं इनको तो एक गैर जानिबदार सहाफ़ी मानता ही नहीं हूँ। वो इसलिए कि जो शख्स भी, चाहे ख्वाह वो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो उसका अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल है, जो शख्स भी न्यूट्रल होकर गैर जानिबदाराना तरीके से खबरें प्रोवाइड नहीं करेगा या तज्ज़िया नहीं देगा खबरों पे, साइड लिए बगैर किसी की, मेरी नज़र में नो वैल्यू व्हाट्सोएवर उस बंदे की। मैं उसको सहाफ़ी मानता ही नहीं हूँ। न्यूट्रल सहाफ़ी होना तो बड़ी दूर की बात है। नाज़रीन, वी विल कम बैक टू आवर ओन ओरिजिनल टॉपिक। वो ये कि ये जो मीटिंग हुई थी, इसके पीछे सारी जो रीजनिंग है या कड़िए से कड़िए मिल रही है, वो यही है कि ये लोग, ये स्पेशली ईरान में सपोर्ट करता है शुरू से इराक को। 11 साल तकरीबन इसने जंग लड़ी है इराक के साथ। नाज़रीन, आपको याद होगा, अगर आप 40 साल पीछे चले जाएं, 35 साल पीछे चले जाएं, आपको सारी हिस्ट्री वाज़ेह हो जाएगी। इन्होंने 11 साल इराक के साथ जंग लड़ी, कुछ हासिल नहीं हुआ। उसके बाद फिर अब ये ईरान ही की हुकूमत यमन में जो इनके बिलीव रखने वाले शिया लोग हैं, ये जो भी कह लें, उनको सपोर्ट किए जा रहे हैं और सुन्नियों पे बमबारी करते हैं, दूर दूर से ये बम फेंकते हैं उनके ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा ये गलत कर रहे हैं, ये वो सही कर रहे हैं। मेरा काम है एक गैर जानिबदार सहाफ़ी होने की हैसियत से आप लोगों के दिमागों की खिड़कियाँ खोलना, यानी कि आप लोगों को बिल्कुल ज़मीनी हक़ाइक़ पर अपनी खबरें पहुँचाना, दैट्स ऑल। और इससे अलावा कोई मकसद नहीं है मेरा, ताकि आवाम को ज़मीनी हक़ाइक़ या असल हकीकत से वाक़ियत हासिल हो। मैं डॉक्टर अली की खिदमत टीवी की तरफ से नाज़रीन आपके साथ, अवाम के साथ, अवाम की अदालत में अवाम की बात इसलिए करता हूं कि आज तक कभी किसी ने आम आदमी के मुतालिक, पाकिस्तान में स्पेशली आम आदमी के मुतालिक सोचा ही नहीं है। कोई गवर्नमेंट ऐसे नहीं आई कि जो आम आदमी के मसले मसाइल हल करे। बातें करने वाले बहुत आए हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें करने वाले, मकबूल नारे बुलंद करने वाले, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, चन चन मखना राणे नूं याद रखना, और तेरा चैन मेरा चैन लाल टैन, ये इस किस्म के नारे जो इनके इंतखाबी निशान होते लगा, ये बल्ला, ये बिल्ली, ये शेर और ये तीर, इस किस्म के नारे, मकबूल नारे बुलंद करने इनको आते हैं। काम किसी ने नहीं करवाया। आज तक 74 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए। मुझे एक पार्टी बता दें, एक शख्स बता दें, 2-4 बंदे जिनका नाम मैं उंगलियों में गिन सकता हूं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उधर से MQM के अल्ताफ हुसैन, जिसे कुछ लोगों के दिल जीते, और पाक सरजमीन पार्टी के जो है सरबरा मुस्तफ़ा कमाल साहब, यानी कि ये लोग हैं जिन्होंने काम करवाया, पूरी दुनिया में अपना नाम का सिक्का बनवाया। नाज़रीन, इनके ऊपर भी हमारे एक्सक्लूसिव वीडियोस आए हैं। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल शख्सियत या पार्टियों जिनके मैंने डॉक्टर अली ने हकीकत टीवी की तरफ से नाम मेंशन किए हैं, अभी इसी वक्त आप हमारे वीडियो क्लिप आप फरोल के देख लें, नीचे तक जाके देखें। PSP के मुतालिक जो वीडियो क्लिप है, एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप है। और जिन लोगों ने इस मुल्क को नुकसान या इस मुल्क की आवाम और इस मुल्क की सालमियत और इस मुल्क के कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया, उनको भी हमने रगड़ा, उनको ठीक ठाक रगड़ा लगाया। ऐसा रगड़ा लगाया कि शायद ही कभी किसी ने 74 साल हिस्ट्री में इन लोगों को रगड़ा लगाया हो, क्योंकि हम एक गैर जानिबदार तरीके से बगैर किसी की साइड लिए रगड़ देते लोग। और जो जिन लोगों ने अच्छे काम किए
उनको भी शाबाशी दी है और शाबाशी देते भी रहेंगे, और जिन्होंने गलत काम किए उनको घसीट के अवाम की अदालत में पेश किया और करते भी रहेंगे, ताकि अवाम को असल का मतलब पता हो कि दुनिया में या पाकिस्तान में स्पेशली क्या हो रहा है, या गरीब अवाम अब तक क्यों पिसती आ रही है, या उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, ये कौन लोग हैं, कैसे नासिर हैं, या क्या ये हमारे लीडर्स या हुक्मरान बनने के काबिल भी हैं या नहीं। अगर नहीं है तो आइंदा ऐसे लोगों को वोट दे के अपने सरों में बैठाने की जरूरत नहीं है। ये वो लोग हैं नाज़रीन जिनको अंडे जूते और टमाटर पड़ने चाहिए, या अदालतों में इनको घसीट के इंसाफ के कटहरे में ला के कानून और आइन के मुताबिक इनको कड़ी से कड़ी सजाएं मिलनी चाहिए। नाज़रीन ये दिस इज द ओनली रीजन बिहाइंड इट, यही एक मकसद है मेरा डॉक्टर अली का हकीकत टीवी की तरफ से आप लोगों तक ज़मीनी कार्यक्रम होनी सारी खबरें पहुंचाना। अब मैं इस चीज़ को कंक्लूड करता हूँ ये कि जब आईसीस वहाँ पे आई थी, इराक में आई, ये अमेरिका वाले वहाँ घुसे, पिछले 76 मुल्कों के साथ लेके वहाँ पे घुस गए, कुछ हाथ लगा, वहाँ से निकले 2014 में, फिर ये अफगानिस्तान तो पहले घुसे हुए थे 2001 से, वहाँ पे भी इनका हाथ कुछ नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पिछले 20 साल से यही उनके साथ रोए पिटे जा रहा था कि इसका हल आर्मी सोल्यूशन नहीं है इन चीज़ों का, इनको टेबल पे लाओ, इनसे बातचीत करो और अफाम तफहीम के साथ ये मामला हल करो। तो एंड पे क्या हुआ, वही हो ना। अब ईरान, चाइना, रशिया, उज्बेकिस्तान को क्या हुआ कि एकदम से वो भागे पाकिस्तान आए हैं, और ना सिर्फ वो कहते हैं ना, इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। नाज़रीन ये इब्तिदा है, ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से। मैं डॉक्टर अली की टीवी की तरफ से आपके साथ वो खुशखबरी शेयर कर रहा हूं या करने जा रहा हूं जिसको सुन के आप भी निहाल हो जाएंगे या आपके दिल खुशी से बाग बाग हो जाएंगे। वो ये कि आने वाले वक्त में ये तमाम मुल्कों की रहनुमाई या तमाम मुल्कों की सरबराही पाकिस्तान करने जा रहा है। जैसे कि पहले यूनाइटेड नेशन हुआ करती थी और दूसरी नेटो फोर्सेस, ये दिस एंड दैट द अदर। वो भुट्टो ने कहा था ना जाके यूनाइटेड नेशन में यूएनओ की मीटिंग में कि ये सफेद हाथी है, और उसने उनका एजेंडा वो फाड़ के वहां पे ऐसे बखेर दिया था, जिसकी वजह से फिर उनको पता चला था कि ये बंदा तो हमें ले दे जाएगा। उसको फिर उस भुट्टो साहब बेचारे को फांसी लगवा दिया था, उजियाला क्या तो। बहरहाल हम अपने सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। हमने भुट्टो साहब बनाया हुआ, वो जरूर देखिएगा नाज़रीन अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं। वो ये कि अब आइंदा आने वाले वक्त में ऐसी मीटिंग्स होती रहा करें, ये एक बिल्कुल पार्ट ऑफ नॉर्मेलिटी हो जाएगा। और ना सिर्फ ये बल्कि ये जो शिकस्त हुई है, ये बड़ी बड़ी जो फौजें जो बदमाशी करती आई हैं पिछले कई सदियों से, कई दहाइयों से, इनकी बदमाशी टूटी है। और ईरान, चाइना, रशिया, उज्बेकिस्तान ये सी पैक का हिस्सेदार बन रहे हैं। यानी कि ये चाह रहे हैं कि सी पैक से जो तरक्की हो या वो रूट निकले यहां से ग्वादर से या सी पैक से ना। ग्वादर से याद आया एक और चीज, एंड पे मैं आपको ये भी चीज बतला दूं कि मैंने पूरी दुनिया घूमी है। मोस्ट ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड, मोर देन 48 कंट्रीज आई हैव सीन, आई हैव विजिटेड इन माई लाइफ। मैंने 48 मुल्कों से ज्यादा देखे और घुमा फिरा हूं। नाजरीन एक बात मैं आप वाज़ा कर दूं, पूरी दुनिया में, इवन इन अमेरिका, इवन इन रशिया, इवन इन यूरोप, कहीं भी आप चले जाएं, कोई भी पोर्ट है जहां पे बहरी जहाज लगते हैं आके, कोई पोर्ट ऐसी नहीं कि या तो वो ड्राई ना हो जाती हो साल में 2 महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए, या वो फ्रीज ना हो जाती हो सर्दियों की वजह से। सिर्फ एक वाहिद पोर्ट है जिसको सोने की चिड़िया का नाम दिया गया है, वो ग्वादर पोर्ट है। यहां पे ना कभी पानी कम होता है, ना ही ये ड्राई होती है, ना ही ये बर्फ की तरह बर्फ इसके ऊपर जमती है, ना ये सूखती है। यहां पे 12 महीने तिजारत हो सकती है, इसको कभी फरोग नहीं दिया गया। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वो इसको फरोग दे रहे हैं और मुसलसल दिए चले जा रहे हैं। उधर से सी पैक शुरू हो रहा है। अब तरक्की की वो तमाम राहें जो हमवार हो गई हैं, उधर से अफगानिस्तान की सूरत हाल भी काम डाउन हो गई है, कूल डाउन हो गई है, उनके भी तमाम मसले मसाइल आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पे आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। क्योंकि अवाम अगर वहां की चाहती है एक डेमोक्रेटिक तरीके के साथ वो हुकूमत करेंगे, अवाम के लिए अगर सहूलियात प्रोवाइड करेंगे, अगर औरतों को उनके हकूक पूरे पूरे अता करेंगे, देंगे, तो किसी को क्या प्रॉब्लम होगी। डेमोक्रेटिक वे पे अमल करते हुए एक जमहूरी हुकूमत वहां पे कायम करेंगे तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया वो उनकी हुकूमत को तस्लीम करेगी। और आने वाले वक्त में नाज़रीन आप देखेंगे कि पूरी दुनिया उनकी हुकूमत को तस्लीम करेगी जब वो एक इंटरनेशनल लेवल पे जाके उस मेरिट को मीट करेंगे, यानी कि एक बैनुल अक़वामी मेयार जो है उसको मैच करेंगे, तो पूरी दुनिया को उस चीज़ को तस्लीम करना पड़ेगा और करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में ये 2 बड़े प्रोजेक्ट मैंने जो मेंशन किए हैं, ग्वादर पोर्ट और सी पैक, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस है, आर्मी और इस किस्म की जो दूसरी खुफिया सर्विसेज है, ये लीड करने जा रही हैं पूरी दुनिया की सर्विसेज को। और ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान में आने वाले वक्त में इंतहाई बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें पूरी दुनिया के ममालिक स्पेशली रशिया, चाइना
उज़्बेकिस्तान और ईरान जो है बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान में बेरोज़गारी का खात्मा होगा, ना सिर्फ बेरोज़गारी का खात्मा होने जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान के तमाम जो कर्जा चढ़े हुए हैं, कर्जे पाकिस्तान पे बेशुमार, वो भी उतरेंगे इंशाल्लाह ताला। और तीसरे नंबर पे खुशहाली आएगी। जब ऑब्वियसली जब इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगेंगी नाजरीन, तो इंशाल्लाह खुशहाली तो आएगी। ये तो एक लॉजिकल बात है। और इसके साथ साथ करप्शन को कंट्रोल करने के लिए नया एक निज़ाम, डिजिटल निज़ाम मुतारिफ होने जा रहा है विद इन 3 to 4 मंथ्स। आप ये देखिएगा, आज मेरी बात डॉक्टर अली की खिदमत टीवी की तरफ से आपके साथ, अवाम के साथ, अवाम की अदालत में अवाम की बात। आप ये बातें लिख के कहीं रख ले या मेरे इस क्लिप को डाउनलोड करके कहीं रख ले। ये बातें जो मैंने की नाज़रीन 100% दुरुस्त है और बेस्ड ऑन फैक्ट्स, हकीकी ज़मीनी कायकों में अपनी ये सारी बातें हैं। और ये जो 3-4 महीने बाद जो हुकूमत पाकिस्तान ऐलान करने जा रही है खसूसी पैकेज का, जो पाकिस्तानी गरीब अवाम है उनके लिए, वो भी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन मुझे इजाज़त दें, मैं डॉक्टर अली की खिदमत टीवी की तरफ से आपके साथ, अवाम के साथ, अवाम की अदालत में अवाम की बात। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द रहने वालों को भी। अल्लाह ने के बाद।